हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज़ ऑनलाइन हेल्प। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ ऑनलाइन हेल्प पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में यहां पर आधार UIDAI एग्ज़ाम से रिलेटेड यहां पर चैप्टर नंबर 9 यहां पर लेकर आ चुके हैं। तो इसमें हम आपको जो कि आधार सुपरवाइज़र एंड ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की जो पार्ट है वो चैप्टर है वो नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमने आपको वहाँ पर इनका लिंक प्रोवाइड करा रखा है। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं और हम यहाँ पर आपके पास होने की 100% गारंटी लेते हैं। अगर आप यहाँ पर टोटल इसमें 9 चैप्टर, अगर आप टोटल यहाँ पर 9 चैप्टर को देख कर जाते हैं तो आपके यहाँ पर 100% यहाँ पर जो मार्क्स है वो यहाँ पर 100+ ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना आधार कार्ड सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप भी इजीली यहाँ पर अपना आधार कार्ड सेंटर खोल सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर का आपको सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर हमारे चैनल पर उसकी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़कर आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, जिसमें कि आप सुपरवाइजर फिर ऑपरेटर का यहाँ पर सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, हम चैप्टर नंबर 9 पर यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें हम आपको सुपरवाइज़र एंड ऑपरेटर के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं, हमने टोटल इस चैनल पर टोटल 9 वीडियो बनाई हैं जो कि चैप्टर वाइज है। अगर आप इन सभी वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो मैं आपके पास होने की यहाँ पर 100% गारंटी लेता हूँ। तो इसमें जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर 100+ ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं, तो जिसका यहाँ पर नेम हो जाएगा गाइडलाइंस फॉर द इनरोलमेंट स्टाफ टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड अवॉइड फ्रॉड। और इसमें हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की। तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल इसमें 90 क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आपको टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि फ्रेंड्स, इसमें आपको जो ये चैप्टर है इसमें से 90 क्वेश्चन है और इसमें से जो एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन आएंगे उसमें से टोटल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब 20 क्वेश्चन कौन से हैं यह तो आपको यहाँ पर पढ़कर ही पता लगेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एस्केलेशन मैट्रिक्स में संचालक या फिर पर्यवेक्षक के नाम और संपर्क संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच। जो एस्केलेशन मैट्रिक्स होती है उसमें संचालक या फिर पर्यवेक्षक के नाम और संपर्क संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए, बिल्कुल सच है, इसमें ज़रूर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, एस्केलेशन मैट्रिक्स में रजिस्ट्रार के नाम और शिकायत प्रकोष्ठ संपर्क संख्या का उल्लेख न करे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, एस्केलेशन मैट्रिक्स में नामांकन एजेंसी के नाम और कोड संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए, बिल्कुल, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच। जो एस्केलेशन मैट्रिक्स होती है उसमें नामांकन एजेंसी का नाम और उसका जो कोड संख्या होता है उसको हमें यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर उल्लेख उसका करना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर कुछ मदें दी गई है, एस्केलेशन मैट्रिक्स में कौन सा विवरण जाएगा। तो यहाँ पे हम बताना है कि जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है वो इनमें से कौन सा यहाँ पर उसमें जाएगा। तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, केंद्र का पता, EA नाम और कोड, सब्सक्राइबर नाम और संपर्क संख्या, और 4 पे देख सकते हैं UIDAI अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर कौन सा है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर केंद्र का पता, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा केंद्र का पता, और जो यहाँ पर सेकंड है वो देख सकते हैं यहाँ पर 4th में देख सकते हैं UIDAI अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ कुछ मदें दी गई है तो इसमें हमें यहाँ पर देखना है तो कौन सी मदें हैं। तो देख सकते हैं
फर्स्ट पे केंद्र का पता, ईए नाम और कोड, ऑब्जर्वर का नाम और संपर्क संख्या, रजिस्ट्रार नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या, इन विवरणों में से कौन सा एस्केलेशन मैट्रिक्स में जाएगा? तो इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों ही यहाँ पर एस्केलेशन मैट्रिक्स में जाएंगे। फर्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर केंद्र का पता, और देख सकते हैं थर्ड ऑब्जर्वर का नाम और पता और संपर्क संख्या, रजिस्ट्रार नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। तो फ्रेंड्स, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह जो क्वेश्चन है ये है 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो इनमें आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, लगभग ये सेम से है। तो इसमें आपको 2 से 3 बार या फिर और अधिक भी आप इनको पढ़ सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ कुछ मदे दी गई हैं, तो इसमें देख लेते हैं। केंद्र का पता, ऑपरेटर का नाम और संपर्क संख्या, ऑब्जर्वर का नाम और संपर्क संख्या, रजिस्ट्रार नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। तो इसका भी वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी कि केंद्र का पता, ऑपरेटर का नाम और संपर्क संख्या, रजिस्ट्रार नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ कुछ आइटम दिए गए हैं, तो कौन से हैं देख लेते हैं। केंद्र का पता, ऑपरेटर का नाम और संपर्क संख्या, संपर्क शिकायत प्रकोष्ठ, रजिस्ट्रार नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि इसके सभी के सभी यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ कुछ कथन दिए जा रहे हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, तो इनमें से जो सही कथन है हमें उसकी यहाँ पर पहचान करनी है। देख सकते हैं, और फर्स्ट देख सकते हैं, ऑपरेटर को हर किसी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, भले ही वह वरिष्ठ नागरिक हो या फिर निशक्त जन ही क्यों ना हो। सेकंड, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में ऑपरेटर को केवल नाम और पता लेना चाहिए। थर्ड, यदि बायोमेट्रिक डिवाइस वरिष्ठ नागरिकों की बायोमेट्रिक पता लगाने में असमर्थ हो तो ऑपरेटर को पते का प्रमाण लेना चाहिए। फोर्थ में देख सकते हैं, ऑपरेटर को अपवाद फोटोग्राफ एकत्र करने के लिए स्पष्ट रूप से अपवाद का चित्रण एकत्र करना चाहिए। अब जो इसका राइट आंसर है देख सकते हैं, इसका हो जाएगा राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको यहाँ पर कुछ पढ़कर भी यहाँ पर पता लग जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, तभी आप इनको सॉल्व कीजिए। फर्स्ट में देख सकते हैं, ऑपरेटर को हर किसी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल सभी को हमें एक नज़र से देखना चाहिए और उनके साथ एक ही रूप से यहाँ पर व्यवहार में करना चाहिए, भले ही वह वरिष्ठ नागरिक हो या फिर और निशक्त जन ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही है, जो ऑपरेटर होता है उसको यहाँ पर सभी को एक निगाह से देखना चाहिए, चाहे फिर वो बड़ा हो, चाहे फिर छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी तरह का हो, हमें उसको यहाँ पर समान रूप से देखना चाहिए। तो जो आंसर है आपको यहाँ पर पढ़कर भी पता लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ कुछ कथन दिए जा रहे हैं, आपको सही कथन की पहचान करना है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हमें इसमें सही ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। ये देख सकते हैं, फर्स्ट में बात करें, यदि बायोमेट्रिक डिवाइस वरिष्ठ नागरिकों का बायोमेट्रिक पता लगाने में असमर्थ हो तो ऑपरेटर को फोर्स कैप्चर विकल्प से कोशिश कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सभी ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको इसमें वही ऑप्शन पढ़ना है जो कि आपको सही लगता है, जो कि उसका सही ऑप्शन होने वाला है। तो वो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका मैंने आपको यहाँ पर पढ़कर बता दिया है। अब जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड देख सकते हैं। यदि बायोमेट्रिक डिवाइस वरिष्ठ नागरिकों को बायोमेट्रिक पता लगाने में असमर्थ हो तो ऑपरेटर को फोर्स कैप्चर विकल्प में यहाँ पर देख सकते हैं विकल्प से कोशिश कर सकता है। सेकंड, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में ऑपरेटर को उन्हें प्राथमिकता देने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल ये दोनों इसके सही है, फर्स्ट और सेकंड इसका दोनों ही सही है। तो आप इनको, तो फ्रेंड्स जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपको पढ़कर भी आंसर का जो है कि पता लग जाएगा कि कौन सा इसका सही रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, आधार पुनः प्राप्ति प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है?
तो हमें इसमें बताना है कि हम आधार को जब पुनः प्राप्ति प्रक्रिया यहाँ पर करते हैं तो उसका यहाँ पर क्या उद्देश्य है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी विकल्प। तो ये कौन कौन से विकल्प है आप इनको भी एक बार रीड कर लीजिए। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, निवासियों को जोड़ना और उनके आधार बीज की जल्दी में हो सकता है। पत्र गंतव्य तक पहुंचा नहीं है 90 दिन के बाद भी, बिल्कुल इस हालत में भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। निवासियों को उनके आईडी या फिर यूआईडी खोना, बिल्कुल। तो ये तीनों ही इसके ऑप्शन जो है कि वो राइट होने वाले हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आधार सर्जित करने में कितने दिन लगते हैं। तो फ्रेंड्स जो आधार जो सर्जित करते हैं, जो आधार बनता है उसको बनने में यहाँ पर टोटल 90 दिन लगते हैं, यानी कि 90 दिनों का समय यहाँ पर उसको लगता है। तो ये आपको अपने खोपड़े में बिठा लेनी है कि जो आधार बनकर आता है उसके लिए जो प्रतीक्षा का जो समय होता है वह 90 दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, आधार वितरण में 90 दिन तक लग जाते हैं, बिल्कुल सच। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है। तो इसमें जो फ्रेंड्स जो आधार ऑपरेटर का जो आपका जो एग्ज़ाम है, इसमें क्वेश्चनों को यहाँ पर रिपीट बार बार किया जाता है। उसी क्वेश्चन को यहाँ पर दोबारा से किसी और तरीके से आपको पेश कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी क्वेश्चन हमें दिया था किसी और तरीके से, अब यहाँ पर दे दिया हमें किसी और तरीके से। तो आधार जो वितरण होता है यहाँ पर उसका जो समय होता है, प्रतीक्षा समय, वह 90 दिनों तक का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, आधार वितरण के कितने तरीके हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर बताना है जो आधार वितरण होता है इसके यहाँ पर कितने तरीके हैं, यानी कि कितने तरीके से हमें यहाँ पर कितने तरीक़ों से हमें यहाँ पर आधार कार्ड प्राप्त होता है। तो इसका यहाँ पर देख सकते हैं हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में 2 और 3, यानी कि दूसरा आधार वेब पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड पंजीकृत मोबाइल नंबर संख्या का उपयोग करके बिल्कुल हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है भारतीय डाक सेवा के माध्यम से। तो भारतीय डाक सेवा के माध्यम से हम यहाँ पर आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निवासी आधार की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। तो जो निवासी है जो आधार की स्थिति जानना चाहता है तो किस नंबर पर यहाँ पर स्थिति जानने के लिए उसको यहाँ पर डायल कर सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51969 पर यहाँ पर कॉल करके अपने आधार की स्थिति यानी कि स्टेटस यहाँ पर वह चेक कर सकता है। तो आप इस नंबर को अच्छे से रट लीजिए। 1947 ये जो होता है ये शिकायत संबंधी होता है, यानी कि अगर आपको आधार से रिलेटेड कोई भी शिकायत यहाँ पर दर्ज करनी है या फिर किसी शिकायत करनी है, किसी की भी मतलब आप यहाँ पर अगर शिकायत करते हैं तो यह शिकायत संबंधी यहाँ पर अगर आप करते हैं तो 1947 पर आप कॉल करेंगे। अगर आपको अपना स्टेटस यहाँ पर चेक करना है आधार कार्ड से रिलेटेड तो आप 51969 पर यहाँ पर कॉल करेंगे। तो आप ये दोनों ही नंबर यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, एक निवासी ने अपना आधार पत्र खो दिया है और उसके पास नामांकन आईडी ईआईडी उपलब्ध है। एसएमएस के माध्यम से आधार की स्थिति के लिए अनुरोध की प्रक्रिया क्या होगी। यानी कि एक निवासी उसने अपना आधार पत्र खो दिया है और उसके पास उसकी जो नामांकन आईडी है वो है उसके पास उपलब्ध है। तो वह एसएमएस के माध्यम से आधार की स्थिति यानी कि स्टेटस को कैसे यहाँ पर उसकी जो प्रक्रिया उसको यहाँ पर कैसे उसको कर सकता है। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों, यानी कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, एसएमएस यूआईडी स्थिति। ये यहाँ पर आपको इसमें मैसेज करना होगा तो एसएमएस करना होगा जिसमें कि आप लिखेंगे यूआईडी स्थिति। यहाँ पर जैसे 14 अंकों की यहाँ पर आपको यहाँ पर अपनी ईआईडी इसमें दर्ज करनी होगी और 51969 पर इसको आपको भेजना होगा। दूसरा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, आपको एसएमएस करना होगा यहाँ पर यूआईडी की स्थिति यहाँ पर देखने के लिए। तो आपको यहाँ पर यूआईडी स्थिति यहाँ पर डायल करना होगा और यहाँ पर जो आपकी 28 अंकों की जो ईआईडी है आपको यहाँ पर इसमें डालनी होगी और यहाँ पर 51969 पर आपको इसमें भेजना होगा। तो आपके पास जो आपकी जो स्थिति है आपके आधार की स्थिति है वह आपके पास यहाँ पर मैसेज कर दी जाएगी। तो आप इन दोनों को यहाँ पर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, एक निवासी अपने आधार की स्थिति जानने के लिए 51969 पर एसएमएस कर सकता है। बिल्कुल अभी हमने आपको बताया है, बिल्कुल कर सकता है, इसी नंबर पर कर सकता है। तो आपके हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इनको पढ़ लीजिए। अभी बार बार आपको रिपीट होते हैं किसी
और तरीके से भी रिपीट होते हैं और आगे भी आपको यह देखने को मिलेगा। तो 5196 से रिलेटेड आपको यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, रेणु ने आधार के लिए आवेदन किया है। उसके एक नामांकन केंद्र में अपना जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक विवरण दिया। विवरण की प्रक्रिया पूरे होने और रेणु को आधार भेजने में कितने दिन का समय लगेगा। हमने अभी आपको बताया है जो आधार आने में जो समय लगता है टोटल यहाँ पर 90 दिनों का समय, प्रतीक्षा समय यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 90 दिनों तक, यानी कि उसको प्रतीक्षा करनी होगी 90 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 18, राधा 10वीं कक्षा की छात्रा है। वह सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रम का लाभ लेना चाहती है। बिल्कुल, वह अपने आधार को योजना से लिंक करने के लिए जल्दबाजी कर रही है जिससे कि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। इस तरह के मामलों में क्या किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल जो यहाँ पर हमें इसमें बताना है, जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उससे आधार का स्टेटस प्राप्त करने के लिए UID पुनः प्राप्ति प्रक्रिया का प्रयोग करें। तो अगर वो हमारे पास आती है तो हमें यहाँ पर उसको चेक करके बताना होगा, वो उसका जो आधार है, उसका जो स्टेटस है, हमें यहाँ पर चेक करके उसको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है। बिल्कुल खो गया है, तो फिर क्या करेंगे, लेकिन वह अपना आधार संख्या जानता है, यह तो अच्छी बात है। वह अपने निजी ईमेल ID पर अपना ई आधार प्राप्त करना चाहता है। क्या उसे इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो इसमें हमें बताना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो नामांकन केंद्र पर जाएं, उसको नामांकन केंद्र पर जाना होगा और उन्हें आधार डाउनलोड करने और अपने ईमेल पर भेजने के लिए अनुरोध करें। तो जो निवासी है उसको नामांकन केंद्र पर जाना होगा और जो ऑपरेटर है उससे यहाँ पर आधार डाउनलोड करने और उसको अपने ईमेल पर भेजने के लिए उनसे अनुरोध करना होगा। ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं UIDAI की वेबसाइट पर जाएं, आधार डाउनलोड करें। तो आप डायरेक्टली अपनी जो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI की वेबसाइट है उस पर जाकर आप अब अपने आप भी यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही तरीके इसमें यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो ये दोनों ही तरीके सही है। तो इसलिए इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 2 दोनों। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ कि आपको जो इसके ऑप्शन हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने होंगे, तभी आप यहाँ पर 100+ अपने जो मार्क्स वो यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपकी एक लाइक और शेयर से हमारा हौसला बढ़ता है, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर काफ़ी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, एक निवासी का EID और UID संख्या दोनों खो गया है, यानी कि इसने दोनों ही खो दिया है। अपने आधार को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित वेबसाइटों में से किसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमें बताना है जो एक निवासी है उसने अपना EID और UID दोनों ही संख्या यहाँ पर खो दी है, तो वो कैसे यहाँ पर आधार कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर सकता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है HTTPS यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं इसमें आपको बता दूं, यहाँ आपको पूरी पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है जिस भी ऑप्शन में आपको EID ईद देख सकते हैं, बाद में UID EID बाद में ईद आपको जहाँ पर भी देखने को मिलती है, जो कि एक मुसलमानों की एक ईद होती है जिसको वह बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन कहीं पर भी देखने को मिले तो डायरेक्टली आप इसको राइट करके आ जाइएगा, UID या फिर EID। लास्ट में देख सकते हैं UID या फिर EID। तो EID पर आपको फोकस करना है, आप बिन देखें आप इसको राइट कर दीजिएगा, यही आपका राइट आंसर इसमें होने वाला है। ये उस कंडीशन में है अगर किसी भी जो निवासी है उसने अपनी EID संख्या और UID संख्या दोनों ही खो दिया, तो किस तरीके से इसको डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पर इसमें EID आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप इसको राइट करके आ जाइएगा। तो फ्रेंड्स ये एक ट्रिक है जो कि काफ़ी कैंडिडेट को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको आजमा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में यहाँ पर 99% आपको देखने को ज़रूर मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21,
PDF प्रारूप के रूप में eaadhar.ui.gov.in से आधार डाउनलोड करने के लिए निम्न में से कौन सी जानकारी दर्ज करनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प, यानी कि EID संख्या डालनी होगी, उसमें अपना नाम डालना होगा, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP डालनी होगी, उसी के बाद यहाँ पर जो e-आधार है वो यहाँ पर डाउनलोड होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आधार से संबंधित किसी भी समस्या के लिए एक निवासी निम्नलिखित में से किस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं? तो इसका हो जाएगा यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था 1947 1947, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वह हमें यहाँ पर याद रखना है। तो हमें सन 1947 को यहाँ पर याद रखना है। अगर आपको किसी भी शिकायत संबंधी, आधार से शिकायत संबंधी यहाँ पर आपको शिकायत करनी है तो आपको सन 1947 यहाँ पर आपको याद रखना होगा। सन 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से अगर आपको आधार से संबंधित कोई भी शिकायत यहाँ पर दर्ज करनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, कीर्थाना आधार के लिए अपना नामांकन किया है, स्टेटस जानने के लिए वह निम्नलिखित वेबसाइटों में से किसका अनुसरण कर सकती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कीर्थाना, तो कीर्थाना सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, 510 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको कीर्थाना के नाम का देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको डायरेक्टली कर देना है 1 और 2 दोनों। इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों, यानी कि जो इसकी वेबसाइट है government.in और यहाँ पर देख सकते हैं government.in, तो इन दोनों ही जो वेबसाइट है उनका यहाँ पर प्रयोग कर सकती है, उपयोग यहाँ पर कर सकती है। तो 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 24, एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है, उसके पास केवल EID उपलब्ध है, e-आधार पाने के लिए अपनाए जाने वाले सही क्रम की पहचान करें। यानी कि जो निवासी उसने अपना आधार कार्ड खो दिया है, उसके पास केवल EID उपलब्ध है, तो जब वो आधार कार्ड यहाँ पर डाउनलोड करेगा या फिर प्राप्त करेगा तो उसके लिए उसको क्या प्रक्रिया करनी होगी? तो हमें यहाँ पर उसको सही क्रम में उसको पहचानना है। देख सकते हैं इसमें डायरेक्ट यहाँ पर हम चलते हैं इसके ऑप्शन नंबर ए पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका इज ए राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें आपको जब आप इसको पढ़ेंगे तो तब भी आप इसमें देख सकते हैं। तो जो निवासी होता है सबसे पहले क्या करेगा, वह देख सकते हैं वेबसाइट पर जाएगा, उसके बाद अपनी ID संख्या यहाँ पर दर्ज करेगा, उसके बाद यहाँ पर अपनी मोबाइल संख्या दर्ज करेगा और उसी के बाद यहाँ पर OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आधार जो है वो डाउनलोड कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक निवासी ने उसका आधार कार्ड खो दिया है लेकिन उनके UID या फिर आधार संख्या को जानता है, कदम की सही क्रम पहचाने। जो इसमें जो कदम उठाएगा उसका यहाँ पर सही क्रम हमको यहाँ पर पहचानना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो इसमें भी हो जाएगा, इस मामले में आधार पाने के लिए अपनाई जाने वाली वेबसाइट पर जाएं, आधार संख्या दर्ज करें, एक मोबाइल संख्या दर्ज करें, डाउनलोड e-आधार। तो देख सकते हैं आप अगर इसको सीरियल वाइज पढ़ेंगे यानी कि बिना रुके पढ़ेंगे तो आपको यह मिलता जुलता दिखाई होगा। इस मामले में आधार पाने के लिए अपनाई जाने वाली वेबसाइट पर जाएं, तो मिल गया, आधार संख्या दर्ज करें, एक मोबाइल संख्या दर्ज करें, डाउनलोड e-आधार। तो देख सकते हैं अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें आप इजीली आप जो क्वेश्चन है उनको रॉन्ग करने से बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जिस भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उसको छोड़ दिए, उसको आप बुकमार्क करके छोड़ दीजिएगा। आपके कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर आपको लेफ्ट साइड में, सॉरी फ्रेंड्स, आपको राइट साइड में एक बुकमार्क का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप उसको वहाँ पर बुकमार्क कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हैं और जो आपके राइट आंसर हैं फिर पहले आप उनको कर दीजिए। जो बिल्कुल आपको लगता है कि मेरे बिल्कुल याद हैं, अच्छे से मैं इनको कर रहा हूं, तो आप उनको पहले कर दीजिए। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप उसको बुकमार्क करके छोड़ सकते हैं। जब आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे, टोटल 110 के 110 क्वेश्चन कर लेंगे, तो फिर आप जो बुकमार्क किए हुए क्वेश्चन है आप उनको डायरेक्टली जाकर उसी क्वेश्चन पर जाकर आप उसको सही कर दीजिएगा। तो जो भी इसमें फिर आपको अच्छा लगे तो आपको 2 या 3 बार उसको पढ़ लेना है, उसके बाद ही आप उसको राइट कीजिएगा। तो यह इसका इजी प्रोसेस है। अगर आपको आधार संबंधित कोई भी शिकायत है या फिर आपको टेक्निक से संबंधित कोई भी शिकायत हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब वहां पर जरूर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26,
एक आधार संख्या धारक के लिए संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आधार पाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता है, तो देख सकते हैं इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। हमें उसके लिए जो आवश्यकता होगी वह एक EID संख्या की होगी और एक हमारे पास जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसकी यहाँ पर ज़रूरत होगी और एक OTP की यहाँ पर ज़रूरत होगी। यानी कि जब हम अपनी यहाँ पर EID संख्या उसमें दर्ज करेंगे वेबसाइट पर जाकर, तो उसमें आपको एक अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दर्ज करना होगा। यानी कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगी, वह OTP हमको चाहिए होगी। यानी कि तीनों ही यहाँ पर ज़रूरी है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूज है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक ऑपरेटर को UIDAI पुनः प्राप्ति प्रक्रिया के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आधार संख्या खो जाने के मामले में। यानी कि जब आधार संख्या खो जाती है तो निवासी को आधार सृजन करने के लिए इसकी यहाँ पर आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 28, जब पत्र 90 दिन की समाप्ति के बाद भी गंतव्य तक नहीं पहुंचता है तब पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सच। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो तरीक़ों से यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। एक बार फुल मतलब पूरा दिया जा रहा है और दूसरा यहाँ पर सच और झूठ के उसमें आपको दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि आधार संख्या धारक ने अपने नामांकन ID या फिर विशिष्ट ID को खो दी है तो पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो अगर जो धारक है अगर उसने अपना जो आधार ID है या फिर विशिष्ट ID है वो खो दी है तो उसको बिल्कुल पुनः प्राप्ति की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच। क्वेश्चन नंबर 30, एक आधार संख्या धारक एक स्थायी नामांकन केंद्र से मुद्रित आधार भी ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच। बिल्कुल ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, UID पुनः प्राप्ति प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस मामले में मददगार है, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो कौन कौन से हैं, निवासी ने आधार कार्ड खो दिया है इस कंडीशन में भी, और निवासी अपने आधार को सेवा से लिंक करने की जल्दी में है इस कंडीशन में भी, आधार अपने गंतव्य तक 90 दिनों के बाद भी नहीं पहुंचता है। तो इन तीनों कंडीशन में देख सकते हैं UID पुनः प्राप्ति प्रक्रिया की यहाँ पर मदद ली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 32, PEC का विस्तृत रूप क्या है, तो फ्रेंड जो PEC है तो हमें इसका विस्तृत रूप यहाँ पर बताना है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी है। तो PEC पैक, तो हमें यहाँ पर बताना है इसकी फुल फॉर्म। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्थायी नामांकन केंद्र, यानी कि परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि जो एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो हो जाएगा PEC यानी कि परमानेंट, P4 परमानेंट, E4 इनरोलमेंट और C4 सेंटर। तो परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, टोल फ्री संख्या क्या है जिसके द्वारा एक आधार संख्या धारक ग्राहक सेवा अधिकारी को कॉल करके कुछ सुरक्षा सवालों के जवाब देकर अपना आधार पा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 1947 1947। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947। तो यह आपको यहाँ पर याद रख लेना है। इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे 1947 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 34, नामांकन एजेंसी को उनके अधीन काम करने वाले संचालकों की EID कई सेट के लिए एक पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं कर सकते हैं। जो नामांकन एजेंसी होती है उनको उनके अधीन काम करने वाले जो संचालक होते हैं उनकी जो ID होती है कई सेट के लिए, यानी कि एक पासवर्ड ही सेट कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35, नामांकन एजेंसी को ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षकों के बायोमेट्रिक्स उनके ऑन बोर्डिंग के दौरान कैप्चर करने से बचना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ, यस, बिल्कुल बचना चाहिए। जो नामांकन एजेंसी होती है उनके जो ऑपरेटर होते हैं फिर पर्यवेक्षक होते हैं
उनके बायोमेट्रिक्स उनके ऑनबोर्डिंग के दौरान कैप्चर करने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छे अंक यहाँ पर प्राप्त किए हैं। उन्होंने लगभग यहाँ पर 100 प्लस यहाँ पर मार्क्स प्राप्त किए हैं और हमें कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोल रहे हैं। तो मैं उन सभी जो कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर पास हो चुके हैं, मैं उन सभी को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन यहाँ पर कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट अपना आधार कार्ड सेंटर खोलना चाहते हैं तो वह भी अगर आधार सेंटर से रिलेटेड यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक, यानी कि वो भी अच्छे से यहाँ पर तैयारी कीजिए और अपने अच्छे मार्क्स यहाँ पर लेकर आइए। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पर आए हैं। प्लीज़, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आप हमें यहाँ पर ज़रूर बताएँ कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो ज़रूर बताएं। और आपको कौन सी पोस्ट यहाँ पर मिल रही है तो हमें बिल्कुल वहाँ पर आप बताइएगा। और आपके मन में कोई कमेंट हो तो आप हमें ज़रूर वहाँ पर पूछिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37, ऐसीकरण से बचने के लिए नए सिरे से किसी भी नामांकन को करने से पूर्व आधार सुविधा की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए डैश डैश को अगर सक्रियता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर को। क्वेश्चन नंबर 38, नामांकन या अद्यतन के दौरान नामांकन कर्मचारी को मोबाइल संख्या डैश डैश को साझा करना सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निवासी। जो नामांकन या फिर अद्यतन के दौरान नामांकन में कर्मचारी होता है उसको मोबाइल संख्या निवासी को साझा करना सुनिश्चित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, बायोमेट्रिक्स अपवाद और उंगली के निशान सही नहीं पाए जाने पर नामांकन कर्मचारी द्वारा किसी भी निवासी को नामांकन करने से इनकार कर देना चाहिए। तो इसका हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, झूठ। यानी कि उसको मना कर देना चाहिए, इनकार कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। हम उसको यहाँ पर इनकार कर देंगे। यानी कि जो बायोमेट्रिक्स अपवाद होते हैं और उनकी जो उंगली होती है, उनकी उंगली के निशान जो है कि सही नहीं पाए जाने पर हम जो नामांकन कर्मचारी होता है उसके द्वारा किसी भी निवासी को नामांकन करने से इनकार कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, नामांकन कर्मचारी को निवासी के नवीन नामांकन के लिए किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल, इसका हो जाएगा सच, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, सच, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। देख सकते हैं, जो नामांकन कर्मचारी होते हैं उसको जो निवासी का जो नवीन इनरोलमेंट होता है, जब नया आधार कार्ड बनवाता है तो उसके लिए हम आधार कार्ड के लिए, न्यू आधार कार्ड इनरोलमेंट के लिए हम भुगतान के लिए नहीं कह सकते हैं। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41, निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के लिए बिना नामांकन कर्मचारी को निवासी का पुनः नामांकन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच। यानी कि जो निवासी है उसका पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के लिए, उसका स्टेटस चेक करने के लिए हमें बिना नामांकन कर्मचारी को जो नामांकन कर्मचारी होता है उसको निवासी का पुनः नामांकन नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पर निवासी स्थित नहीं है, उसके बिना हम वहाँ पर स्टेटस चेक नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दे। बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच। जो दिव्यांगजन होते हैं, वरिष्ठ नागरिक होते हैं, फिर गर्भवती महिलाएं होती हैं, हमें उनको प्राथमिकता यहाँ पर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ कुछ उक्तियाँ दी गई हैं, उनमें से कौन सी सही है। तो इसमें हमें बताना है, यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर उक्तियाँ दी गई हैं, तो सही उक्तियाँ कौन सी हैं तो देख सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड फोर्थ देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा थर्ड और फोर्थ। निवासी के पूर्ण नामांकन की स्थिति जांचने के बिना निवासी का पुनः नामांकन ना करें। बिल्कुल सही। फोर्थ हो जाएगा, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दे। बिल्कुल सही। तो इसका दोनों हो जाएंगे सही, थर्ड और फोर्थ। तो आप अगर इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पर इसका राइट आंसर पहचान लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ यह देखते हुए कुछ कथन से पूछता है कौन सा सही कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और थर्ड। तो कौन सा है फर्स्ट और थर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट हो जाएगा, ऑपरेटर आईडी के कई सेट के लिए एक पासवर्ड का उपयोग न करें। बिल्कुल सही। हमें एक ही पासवर्ड का यहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। और थर्ड में देख सकते हैं, कोई भी दो ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर आईडी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अलग अलग यहाँ पर आईडी पर हमें काम
करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ कुछ उक्तियाँ दी गई हैं, उनमें से कौन सी सही है। तो फ्रेंड्स इनमें आपको क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में 1 से 2 3 यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो कौन सा है देख लेते हैं। सेकंड, मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी साझा करने के लिए निवासी को प्रोत्साहित करें, बिल्कुल करना चाहिए। UIDAI से आधार जनरेशन SMS प्राप्त करने के बाद ई आधार डाउनलोड करने के लिए निवासी को सूचित करें, बिल्कुल। नामांकन के लिए निवासी से किसी भी भुगतान के लिए मत पूछो, बिल्कुल। ये इसके तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ यह देखते हुए कुछ कथन से पूछता है कौन सा सही कर रहे हैं। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड फोर्थ कौन से हैं देख लेते हैं। थर्ड हो जाएगा खेतों जहां निवासी किसी भी डेटा उपलब्ध नहीं कराया है में एन या फिर ए या फिर NA दर्ज करें। देख सकते हैं फोर्थ में नामांकन के अंत में अपनी खुद की उंगली की छाप दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको खेतों में निवासी ये आपको ऑप्शन देखने को मिले और इसके साथ आप सबसे लास्ट वाला यहाँ पर लगा दीजिए। तो हमने सेम वही यहाँ पर टाइप किए हुए हैं क्वेश्चन जैसे कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सेम आपको ऐसे ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप इसका हो जाएगा यहाँ पर थर्ड और फोर्थ। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ कुछ उक्तियाँ दी गई हैं, उनमें से कौन सी सही है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसका हो जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं, उन गैर अनिवार्य फील्ड को खाली छोड़े इनका निवासी से कोई यानी कि जिनका निवासी से कोई भी डेटा प्रस्तुत नहीं किया है। यानी कि हमें उन जो अनिवार्य फील्ड होते हैं उनको हमें खाली छोड़ना होगा जिनका निवासी ने कोई भी यहाँ पर डेटा हमें उपलब्ध नहीं कराया है। थर्ड फोर्थ देख लेते हैं, आइरिस कैप्चर के दौरान चेहरे की छवि लेने के लिए यहाँ पर टेबल लैम्प का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल। और देख सकते हैं आधार क्लाइंट में स्वयं के जो पर्यवेक्षक के ऑपरेटर आईडी होती है उसके यहाँ पर लॉगिन करें। ये तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48, ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक अन्य ऑपरेटर को उसके लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर उसके नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन करने की अनुमति देनी चाहिए। झूठ, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऐसा आपको हरगिज नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, ऑपरेटर या सुपरवाइजर को धोखाधड़ी से बचने के लिए अक्सर पासवर्ड डाटा करना चाहिए। तो बिल्कुल आप इसको देखकर पहचान जाएंगे, परिवर्तन यानी कि बदलना चाहिए। जो ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर होते हैं उनको धोखाधड़ी के मामले से बचने के लिए उनको अक्सर पासवर्ड अपने बदलते रहने चाहिए, परिवर्तन करते रहना चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 50, ऑपरेटर सिंक के लिए आदर्श आवृत्ति क्या होती है या फिर होनी चाहिए। तो देख सकते हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजाना यानी कि डेली। यानी कि जो ऑपरेटर होता है उसको सिंक के लिए आदर्श आवृत्ति क्या होनी चाहिए, तो उसको डेली यहाँ पर सिंक करना चाहिए ऑपरेटर को। तो इसका हो जाएगा रोजाना। क्वेश्चन नंबर 51, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को नामांकन अद्यतन प्रक्रिया के लिए डैश का पालन करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैंडर्ड ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 52, निवासी द्वारा प्रदान किया गया कोई भी दस्तावेज पहचान के प्रमाण और निवासी के प्रमाण के रूप में मान्य हो सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ बिल्कुल सच हो सकता है। जो निवासी द्वारा प्रदान किया गया कोई भी दस्तावेज पहचान के प्रमाण और निवासी के प्रमाण के रूप में मान्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, नामांकन या फिर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान किसी भी सह ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक के किसी धोखेबाजी की प्रक्रिया के मामले में किसे सूचित किए जाने की आवश्यकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकार। तो जहां भी आपको ऑप्शन में अधिकार देखने को मिले तो आप उसको राइट कर दीजिएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा अधिकार, जो कि इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, अधिकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको साथ साथ यहाँ पर ट्रिक भी बताता चलता हूँ कि आपको कैसे इनको यहाँ पर याद करना है, कैसे आप इनको यहाँ पर क्वेश्चन को आप वहाँ पर चूज कर सकते हैं, कैसे आप उनका राइट आंसर वहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर साथ साथ आपको बताकर भी चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हम आपको वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी उसको बताकर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 54, नामांकन फाइल का बैकअप डेटा के दिशा निर्देशों द्वारा भंडारित किया जाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राधिकरण। तो जहाँ भी आपको भंडारित दिखे, तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर भंडारित किया जाना है, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली उसको प्राधिकरण को वहाँ पर उससे आप जोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, बायोमेट्रिक अपराध के मामले में नामांकन कर्मचारी द्वारा निवासी के प्रति उसकी भावना के अनुरूप सुलझाए जाने चाहिए। बिल्कुल देख सकते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुविधा के बाद। जो बायोमेट्रिक अपराध होते हैं उसके मामले में नामांकन कर्मचारी द्वारा निवासी के प्रति उसकी भावना के अनुरूप सुलझाए जाने चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसकी दुविधा के बाद हमें उसको सुलझाना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपको देखने को जहाँ पर भी मिले आप इसको राइट कर दीजिए। आपको 510 क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको यह देखने को मिलता है दुविधा के बाद, और एग्जाम में आपको यह देखने को मिल सकता है। 90% इसके चांस है। तो दुविधा के बाद आपको जहां पर भी देखने को मिले आप इसको राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, नामांकन या फिर अद्यतन डिवाइस के जीपीएस समन्वय की आवश्यकता कब पड़ती है। तो देख सकते हैं इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोज नामांकन या फिर अद्यतन गतिविधि शुरू करने से पहले। तो रोज नामांकन या फिर अद्यतन की गतिविधि शुरू करने से पहले नामांकन, अद्यतन या फिर डिवाइस के जीपीएस की समन्वय की आवश्यकता हमको पड़ती है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 57, क्या ऑपरेटर या सुपरवाइजर एक ही आईडी का उपयोग करके एकाधिक नामांकन या फिर अद्यतन मशीनों पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऐसा करना गैर कानूनी है। तो उसके लिए देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, और यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर एक ही आईडी पर यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर को बेहतर अभ्यासकर्ता के रूप में अपने सभी खातों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने भी आपको क्वेश्चन बताया था, ये भी 2 बार रिपीट हो चुका है, और यहाँ पर अब की बार या तीसरी बार आपको देखने को यहाँ पर मिला है। तो इसमें देख सकते हैं नहीं, पासवर्ड अक्सर बदला जाना चाहिए। तो अभी आया था परिवर्तन करना चाहिए। तो परिवर्तन या फिर बदलना आपको कहीं पर भी देखने को मिले तो आप उसको राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, धोखाधड़ी के किसी भी मामले में ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक से निवासी को पैसे मांगने चाहिए। बिल्कुल नहीं मांगने चाहिए, और ऐसा भी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं, धोखाधड़ी की सूचना प्राधिकरण को देनी चाहिए। अगर आपको धोखाधड़ी के मामले में यहाँ पर कुछ लगता है तो जो प्राधिकरण है उसको यहाँ पर सूचना देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, सभी नामांकन या फिर अद्यतन संबंधित फाइलें बैकअप किसी भी उपकरण में संग्रहित किया जाना चाहिए और अन्य ऑपरेटर को दिया जाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नहीं, बैकअप सुरक्षित, हमें जो बैकअप होता है सुरक्षित यहाँ पर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, जीपीएस सिंक पूरा करने के बाद नामांकन करने के लिए उपकरण किसी अन्य जगह पर ले जाया जा सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं, बिल्कुल नहीं ले जा सकता है। अगर हम जीपीएस सिंक यहाँ पर पूरा करने के बाद नामांकन करने के लिए उपकरण किसी अन्य जगह पर ले जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62, अपने नामांकन के लिए निवासी द्वारा अपने रिश्तेदार के फिंगरप्रिंट जोड़ने के लिए निवासी अनुरोध करने के मामले में क्या यह अनुमति दी जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नहीं, यानी कि जो होता है यहाँ पर अपने नामांकन के निवासी द्वारा अपने रिश्तेदार के फिंगरप्रिंट जोड़ने के लिए निवासी के अनुरोध करने के मामले में क्या यह अनुमति दी जा सकती है। जी बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 63, उंगली के निशान लेने से बचने के लिए किसी भी निवासी का बायोमेट्रिक अपवाद के रूप में नामांकन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, हरगिज़ नहीं किया जा सकता है। उंगली के निशान लेने से बचने के लिए किसी भी निवासी का बायोमेट्रिक अपवाद के रूप में नामांकन नहीं किया जा सकता। यह गैर कानूनी है, उसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 64, नामांकन या फिर अद्यतन क्लाइंट में छेड़छाड़ की जा सकती है अगर यह ठीक प्रकार से काम ना कर रहा हो या कोई त्रुटि दिखा रहा है। इसमें कोई त्रुटि है या फिर कुछ भी हो, आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है, नहीं, आप इसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 65, किसी भी निवासी का नामांकन करते समय फ़ोटो की फ़ोटो ली जा सकती है? बिल्कुल नहीं। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि फ़ोटो की फ़ोटो बिल्कुल नहीं ली जा सकती, हरगिज़ नहीं ली जा सकती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं। फ़ोटो की फ़ोटो हम किसी भी हालत में नहीं ले सकते हैं, ये एक दंडनीय अपराध है और उसके लिए आपको यहाँ पर कार्रवाई भी आपके ऊपर हो सकती है, यहाँ पर आपके ऊपर दर्ज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 66, आधार अध्ययन के लिए निवासी के फ़ोटो के स्थान पर क्या नहीं लिया जाना चाहिए? तो निवासी का जो फ़ोटो है उसके स्थान पर हमें यहाँ पर क्या नहीं लेना चाहिए वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फ़ोटो की फ़ोटो बिल्कुल नहीं, देवताओं की फ़ोटो बिल्कुल नहीं, पशु की फ़ोटो बिल्कुल नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। तो जो निवासी होता है हम उसकी फ़ोटो के स्थान पर यहाँ पर फ़ोटो की फ़ोटो, देवताओं की फ़ोटो, पशु की फ़ोटो, इनमें से कुछ भी यहाँ पर नहीं ले सकते। हमें यहाँ पर निवासी की फ़ोटो ही लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 67, निवासी का डेटा दर्ज करते समय कौन सी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका तो ये एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 67 एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो निवासी का डेटा दर्ज करते समय हम अंग्रेज़ी भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो अभद्र भाषा है जिसमें हम गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं, वह हमें यहाँ पर भाषा उसका प्रयोग इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर FIR हो सकती है, आपके ऊपर यहाँ पर केस हो सकता है। तो जहाँ पर भी आपको अभद्र भाषा देखने को मिले तो आप उसको राइट कर दीजिए। एक ही क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा अभद्र भाषा और उसी को आप यहाँ पर राइट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड जोन से क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वह क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि और जो कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर, जो और भी छात्र हैं उनको भी यहाँ पर इन क्वेश्चनों को याद करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से किस गतिविधि के लिए ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी? तो वो कौन सी गतिविधि है तो देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। फ़ोटो की फ़ोटो या फिर जानवर की फ़ोटो लेने के लिए, बिल्कुल अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए। तो इन दोनों के लिए यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है, उनके ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो देख सकते हैं इनमें से किस गतिविधि के लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी? अगर वह फ़ोटो की फ़ोटो लेता है या फिर जानवर की फ़ोटो लेता है या फिर देवताओं की फ़ोटो लेता है या फिर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो उसके ऊपर यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 69, 5 साल से अधिक आयु का कोई भी निवासी उंगली के निशान लेने से बचने के लिए बालक रूप में नामांकन करवा सकता है? बिल्कुल नहीं। देख सकते हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। जो 5 साल से अधिक आयु का कोई भी निवासी है वह उंगली के निशान लेने से बचने के लिए बालक के रूप में नामांकन नहीं करवा सकता है। अगर वह ऑपरेटर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 70, सॉरी फ्रेंड्स ये यहाँ पर 70 है। तो देख सकते हैं 70, यहाँ पर 5 साल से कम आयु के सभी बच्चों को उंगलियों के निशान देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं। जो 5 साल से कम आयु के जो सभी बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर उनकी उंगलियों के निशान देने के लिए हम उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटर को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71, बाल नामांकन के मामले में नामांकन के लिए ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक को उनके माता पिता या फिर अभिभावक की भूमिका निभानी चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ, नहीं। बाल जो नामांकन होता है उसके मामले में नामांकन के लिए ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक को उनके माता पिता या फिर अभिभावक के रूप में उनकी भूमिका नहीं निभानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72, यदि निवासी के पास वैध दस्तावेज ना हो तो ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर को इस मामले में परिवार के मुखिया की भूमिका निभानी चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका झूठ। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यदि निवासी के पास वैध दस्तावेज ना हो तो ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर को इस मामले में
परिवार के मुखिया की भूमिका जो है कि वो निभानी चाहिए, बिल्कुल नहीं निभानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, समाचार पत्र या फिर कोई भी खाली कागज पहचान का प्रमाण और पते के प्रमाण समर्थित दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और उसके ऊपर FIR भी दर्ज की जा सकती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। यह तो आपको भी इलीगल दिख रहा है कि आप यहाँ पर जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो यह तो आपको भी यहाँ पर पता लग रहा है कि यहाँ पर ये इसमें बिल्कुल गलत हो रहा है। तो देख सकते हैं, समाचार पत्र या फिर कोई भी खाली कागज पहचान का प्रमाण और पते के प्रमाण समर्थित दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74, यदि ऑपरेटर द्वारा नामांकन हेतु गलत दस्तावेज या फिर खाली कागज या समाचार पत्र प्रयोग किया जाता है तो ऐसे मामले में क्या होगा? तो इसका यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। देख सकते हैं, इसके विकल्प को यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है यहाँ पर, क्योंकि जो इसकी ओरिजिनल जो PDF है उसमें भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका फर्स्ट एंड सेकंड इसका यहाँ पर होना चाहिए। तो आप इसको पढ़कर देख सकते हैं। नामांकन अस्वीकार कर दिया जाएगा, बिल्कुल। ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर बताया गया ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड इसका होना चाहिए। बाकी कोई बात नहीं, यहाँ पर इसमें जो हमें PDF में यहाँ पर जो दिया गया है वह है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। तो आपको भी यहाँ पर दिए गए सभी विकल्प पर यहाँ पर इसको चूज करना है अगर आपको यह एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 75, आधार नामांकन के समय किसका मोबाइल संख्या फिर ईमेल ID जोड़ा जाना चाहिए? तो ये इजीली आपको पता है कि जो आधार कार्ड बनवा रहा है उसी का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर हमें आधार कार्ड में लिंक करना होगा। तो इसको तो आप यहाँ पर आसान से कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निवासी। यानी कि जो भी अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए जाता है हमें उसी का यहाँ पर आधार कार्ड और उसकी उसके मोबाइल नंबर, उसका हमें ईमेल ID यहाँ पर उसमें जोड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 76, आधार नामांकन करते समय ऑपरेटर मिश्रित बायोमेट्रिक उपयोग कर सकते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 77, ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक निवासी से पैसे लेकर नामांकन क्लाइंट में कोई भी जानकारी लिख सकते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं। ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक निवासी से पैसे लेकर नामांकन क्लाइंट में कोई भी जानकारी नहीं लिख सकते हैं। अगर वैसे करते भी हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 78, तो फ्रेंड्स यह जो क्वेश्चन है अगर आप सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर बन जाते हैं तो ये आपके ऊपर भी लागू होते हैं, क्योंकि आज नहीं कल आप अपना आधार सेंटर खोलेंगे। तो यह आपको भी ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि आगे आपके क्वेश्चन जो कि है इसलिए आपको यह एग्ज़ाम पास कराया जा रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन है आपको आगे फ्यूचर में इन फ्यूचर आपको काम आने वाले हैं। तो ये आपको भी यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप इस पोस्ट पर पहुँच जाते हैं, आप भी अगर अपना सेंटर खोल लेते हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, वरना आपके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है। ये रूल है जो कि ऑपरेटर सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78, यदि निवासी चाहे तो पहचान का प्रमाण और पते के प्रमाण की फोटोकॉपी का प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए, नहीं। मूल दस्तावेज को स्कैन करने की ज़रूरत है, बिल्कुल। जो कि मूल दस्तावेज हैं उनको स्कैन करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79, ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर को नामांकन पूरा होने के बाद पहचान का प्रमाण और पते के प्रमाण की हार्ड कॉपी रखनी चाहिए? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई हार्ड कॉपी नहीं रखनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर किसी भी निवासी की हमें कोई भी हार्ड कॉपी या फिर उसका फ़ोटो हमें यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, वह हमें तुरंत ही निवासी को लौटा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80, आधार नामांकन और अद्यतन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने से बचा जाना चाहिए? तो इसका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो कौन से हैं देख सकते हैं फ़ोटो की फ़ोटो लेना, भगवान की फ़ोटो लेना, पशुओं की फ़ोटो लेना। तो हमें इन तीनों चीज़ों से यहाँ पर बचना चाहिए जब हम आधार नामांकन या फिर और
अद्यतन के दौरान हमें इन तीनों चीज़ों से यहाँ पर बचना चाहिए। हमें ओनली जो है कि निवासी की फ़ोटो यहाँ पर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से पहचान के प्रमाण का वह दस्तावेज कौन सा है? तो इसका यहाँ पर देख लेते हैं। इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। तो देख सकते हैं फर्स्ट हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, सेकंड हो जाएगा मतदान आईडी। तो ये दोनों ही यहाँ पर पहचान के प्रमाण के वैध दस्तावेज हैं। इनको आप इजीली यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, मामले में यदि निवासी चाहे तो क्या उसका बायोमेट्रिक किसी भी अन्य निवासी के साथ बदला या मिलाया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। अगर ऑपरेटर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 83, यदि 6 साल के बच्चे के मामले में निवासी बाल नामांकन करवाना चाहता है तो उसको क्या उसे अनुमति दी जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, क्योंकि उसकी उम्र 5 साल से ऊपर है। जो बाल नामांकन होता है वह 5 साल से कम आयु के जो बालक होते हैं उनके लिए यहाँ पर किया जाता है, लेकिन जिसकी एज यहाँ पर 5 साल से ऊपर हो चुकी है वह बाल नामांकन के लिए यहाँ पर जो है कि उसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 84, निवासी के अनुरोध करने पर क्या ऑपरेटर या सुपरवाइजर निवासी के वास्तविक फ़ोटो की बजाय फ़ोटो की फ़ोटो ले सकते हैं? नहीं। ऑप्शन नंबर बी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऑपरेटर या सुपरवाइजर को यह ध्यान रखना होगा, वह उसकी फ़ोटो की फ़ोटो नहीं ले सकते और उनका ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 84, ऑपरेटर द्वारा पहचान का प्रमाण और निवासी का प्रमाण की स्कैन प्रतियां एक अलग फोल्डर में रखी जा सकती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हो सकता है। हमें एक फोल्डर में उसकी जो है कि वो स्कैन प्रतियां हमें नहीं रखनी चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 86, आवश्यकता पड़ने पर खाली पेपर को पहचान का प्रमाण और निवासी का प्रमाण दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन 3 से 4 बार यहाँ पर रिपीट हो चुका है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन को आपको फेरबदल करके यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। ये तो इलीगल है, आप कैसे इसको कर सकते हैं? किसी खाली पेपर को या न्यूज़पेपर को आप दस्तावेज के रूप में कैसे यहाँ पर पेश कर सकते हैं? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87, यदि ऑपरेटर या पर्यवेक्षक फॉर्म में ऐसी कोड जानकारी दर्ज करता है जिसका फॉर्म में उल्लेख नहीं है तो ऐसे मामले में निवासी को सूचित नहीं करना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ, बिल्कुल उसको सूचित करना चाहिए। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 88, नामांकन या अद्यतन का कार्य करने के लिए टेम्पर मशीन का उपयोग पैसे कमाने के लिए किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। जो टेम्पर मशीन होती है उसका उपयोग हम यहाँ पर पैसा कमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्या ऑपरेटर को जांच के बिना ही किसी भी अन्य ऑपरेटर द्वारा किए गए नामांकन पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, नहीं, ऐसा उसको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90 एंड लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 90, क्या ऑपरेटर को नामांकन क्लाइंट में निवासी के मोबाइल नंबर की बजाय अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ, नहीं, ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर को नामांकन क्लाइंट में निवासी के मोबाइल नंबर की जगह अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पर निवासी का ही मोबाइल नंबर उसको यहाँ पर लिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स यह थे आज की इस वीडियो में टोटल 90 क्वेश्चन, जिसमें से आपको एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो अच्छे से पढ़ी है, अपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखा है, तो ज़रूर आप यहाँ पर 20 में से 20 यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। यह आपके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर हमने टोटल 9 चैप्टर आपको इस वीडियो में आपको इस चैनल पर हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो जो ये 9 चैप्टर हमने आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज यहाँ पर 9 ही वीडियो बनाई है। तो आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर के जो एग्ज़ाम है उसमें टोटल 9 चैप्टर है और
तो हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 9 चैप्टर बनाए हैं। प्रत्येक चैप्टर का हमने एक वीडियो यहाँ पर बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आज हमने यहाँ पर टोटल यहाँ पर इसके 9 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने इससे पहले के जो चैप्टर अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको भी देख सकते हैं। हमने आपको उनका वहाँ पर जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप इन सभी टोटल 9 चैप्टरों को 9 वीडियो को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने वहाँ पर आपको तैयारी कराई हुई है। तो आप एक बार उनको देख लीजिए और हम यहाँ पर इसमें आपके पास होने की 100% गारंटी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से वो जो है कि पास होकर आ रहे हैं और हमें यहाँ पर वो कमेंट में बताते भी हैं कि सर हमारे इतने नंबर आए हैं, कि सर हम पास हो चुके हैं, और हम उनको वहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलते हैं। तो अगर आप भी अपना आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप इजीली इस चैनल के द्वारा यहाँ पर अपना उसके लिए आधार या फिर जो सुपरवाइजर फिर ऑपरेटर होता है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये आपके एक लाइक और शेयर से हमारा बहुत हौसला बढ़ता है। और आपको आगे और किस चैप्टर पर किस से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियो चाहिए, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में वह ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको आधार के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।